ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम नमस्ते। आपका आपके अपने चैनल विज्ञान प्रवाह में एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारा दूसरा वीडियो है इसमें। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको आपका विषय समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने फिजिक्स लिया है। और मैं इसको जो स्कूल बुक्स में शुरू किया जाता है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, पूरी कोशिश करूँगा कि वो एक सीमलेस तरीके से आपको बताया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझाने में शायद सफल भी रहूं। तो आइए आज हम एक एक टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि मैंने लिया है अपनी मर्जी से, जो कि मुझे काफ़ी प्रिय भी है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो चलिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको साइंस को समझना है, फिजिक्स को समझना है, केमिस्ट्री को समझना है, बायोलॉजी को समझना है, तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए। आपको प्रश्न पूछने हैं, ना केवल अपने टीचरों से बल्कि अपने आप से भी। और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है, या तो किताबों से, या आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, या आप किसी अपने जानने वाले से भी पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न पूछना जरूरी है, और इसके लिए आपके आसपास ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जिनसे आप सवाल पूछो और वो आपके सवाल का जवाब दे। वही अच्छे दोस्त होते हैं और आपको सही रास्ते पर लेकर जाएं। तो आप विज्ञान को या साइंस को तभी समझ पाओगे जब आपके अंदर सवाल पूछने की आदत आएगी। तो चलिए, आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं आज एक इस टॉपिक पे बात करूंगा, जो कि मेरे बहुत ही क्लोज है। और ये पूरा आपको मिलेगा आपकी किताब के अंदर भी। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। और जैसा कि आप इन इमेजेस से देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ना केवल इन ग्रोस बड़ी बड़ी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स में, जैसे सन और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और चांद के बीच में क्या कार्यरत है कि ये चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे ही क्या कारण है, किस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो कि उसकी स्टेबिलिटी, उसकी फॉर्मेशन में बड़ी सहायक होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर वह चीज़ नहीं होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो एटम कभी बन ही नहीं पाएगा। और जब एक एटम ही नहीं बन पाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि कोई सॉलिड ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि सॉलिड क्या है, वो एक्चुअली एटम्स का एक एग्लोमरेशन है। सभी एटम मिलकर सॉलिड बनाते हैं। उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, उसके हिसाब से उनकी स्टेट भी होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या बल काम करता है, ऐसे ही दो चुंबकीय वस्तुएं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में क्या चीज़ काम करती है। तो उसके नाम अलग अलग हैं, पर उसका एक जो सामान्य, जो जनरल नाम है, वह है फोर्स, बल। तो इन सब के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनी हैं और जिसकी वजह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही गहन टॉपिक है। इसको आप अपने किताब से लेकर अध्यात्मक तक भी जा सकते हैं। और वो मैं भी पूरा डालने की कोशिश करूँगा कि आप अपना सब्जेक्ट समझते हुए, आप सब्जेक्टिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हों। आप अपना जानने की कोशिश करें, आपके अंदर वो उत्साह आए, वो उमंग आए कि आप इस तरफ भी सोचने का प्रयास करें अपना काम करते हुए जीवन में। तो चलिए, आज हम फोर्स पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी किताबों में देखेंगे कि जो बल है, जो फोर्स है, उसकी परिभाषा दी जाती है कि फोर्स एक पुश या पुल है। फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है, जो एक ऑब्जेक्ट की स्थिति बदलने की कोशिश करता है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने की कोशिश करता है। वह किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वह स्टेशनरी हो, या रुकी हुई हो, या चल रही हो, उसको गति देने का काम हो। जैसे कि आपको अगर अपने घर का दरवाज़ा खोलना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उस चीज़ को बल कहा गया है। अगर आप ध्यान से किताबों में देखेंगे तो फोर्स की एज इट इज़ कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। फोर्स को सिर्फ एक पुश और पुल का नाम दे दिया गया है। तो वह आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपको लिखने में एग्ज़ाम के लिए बहुत सहायक है कि फोर्स इज़
ए पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो किसी एक वस्तु की स्थिति बदलने का प्रयास करता है। वो वस्तु किसी भी स्थिति में हो, वह रुकी हुई हो, चलती हुई हो, उछलती हुई हो, घूमती हुई हो, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। उसको हम उसमें उसको उस चीज को हमने फोर्स का नाम दिया है। तो आपको आपकी किताब के अंदर काफ़ी स्टोरी टाइप, मैंने भी एनसीईआरटी किताब में काफ़ी स्टोरी टाइप में उन्होंने बहुत सारे पेज भरे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इस तरह से ऐसा लिखना की कोई आवश्यकता है। आजकल के स्टूडेंट्स मुझे लगता है काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जैसा टेक्नोलॉजी का ज़माना है वो सब कुछ जानते हैं, और वो बिल्कुल बुरी तरह से बोर हो जाएंगे पढ़कर। तो मैं भी आपको बोर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बातें बताऊँगा ताकि आप उसको समझने की आप उसको समझ पाएँ। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल है जो एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश करता है। वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, वो स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल है, ठीक है। आप उसको धक्का दें या उसको खींचें, इस तरह की परिभाषा दी गई है। तो फोर्स को जानने के बाद, तो फोर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। मोशन की कोई वस्तु चल रही है या कोई वस्तु लुढ़क रही है, कोई वस्तु उछल रही है, ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। तो ये उसको बदलने की कोशिश करता है। तो फोर्स का आप पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ये फोर्स अब मैं जब बोल रहा हूँ तो एक फोर्स लग रही है, बोलने में भी एक फोर्स लगती है, सांस लेने में भी एक फोर्स लगती है, आप चलते हैं तब भी एक कोई ना कोई फोर्स लगती है। तो फोर्स एक कुछ तरह की एक्टिविटी है जो कुछ मोशन इंड्यूस करती है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, पर आप जैसा मैंने कहा कि आप इसको बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि आप जो चीज़ देखते हैं वो फोर्स का इफेक्ट होता है। कि जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं इसको दूसरे हाथ से उठाने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसको लिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस पेन की स्थिति चेंज हो गई, एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। तो मैं फोर्स का इफेक्ट देख पा रहा हूँ कि फोर्स की वजह से मैं इस पेन को उठा पाया। लेकिन फोर्स है क्या, वो मैं बिल्कुल नहीं बता पा रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हुआ जिसकी वजह से पेन मेरे हाथ में आ गया, तो इस चीज़ को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का जो हम देखते हैं वो कुछ इफेक्ट दिखता है कि कुछ बदलाव हुआ, वो किस वजह से बदलाव हुआ, वो हम कहते हैं फोर्स की वजह से। तो फोर्स का हम इफेक्ट देख सकते हैं, फोर्स को एज इट इज़ नहीं देख सकते, फोर्स को हम देख नहीं सकते, फोर्स का इफेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आध्यात्मिक वे में जाए, स्पिरिचुअल वे में, तो हम कह सकते हैं कि भगवान को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। उसको अपने जीवन में हम पल पल देख सकते हैं कि कुछ है, कुछ कोई कोई फोर्स है कि जो हमसे मतलब कोई फोर्स है जिसकी वजह से हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर एंड में जाएंगे तो उसको हमने ईश्वर का नाम दिया है, तो वो भी एक अज्ञात चीज़ है पर एक्सपीरियंसिंग चीज़ है। तो फोर्स इज समथिंग विच हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, इसको फील किया जाता है, इसको देखा नहीं जा सकता फोर्स को, ठीक है। तो आपको ये फोर्स जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये फोर्स आपको कुछ फोर्स आपको ये जो मैंने बातें की है मैकेनिकल फोर्सेस हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं जो चार्जेस के बीच में लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसकी वजह से एटम की फॉर्मेशन होती है। हम एटम वाले लेक्चर में भी जानेंगे। और कुछ दो जैसे अर्थ और हमारे बीच में एक फोर्स लगी हुई है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये सब प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स में रहता है। तो फोर्सेस के कई टाइप हैं, कई नाम हैं, वो सब हम आगे अपने लेक्चर्स में ज़रूर उनको कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो फोर्स है ये एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है या उसकी मोशन को चेंज करता है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि आपको जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए जाते हैं, और उसमें सब जो चीज़ है वो फोर्स से रिलेटेड है। इसलिए पहले फोर्स को डिफाइन कर दिया गया, क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं वो जैसे पेड़ से पत्ते क्यों गिरते हैं, बॉल हमने ऊपर फेंकी वो नीचे क्यों आ जाती है, या कोई गाड़ी चल रही है तो जब तक हम ब्रेक ना लगाए वो चलती रहेगी, या कोई गाड़ी आराम से खड़ी है रेस्ट पे, हम उसको धक्का नहीं मारेंगे तो वो चलेगी नहीं। तो
तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि ये कुछ 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 नियम हैं जो मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको हमने नाम दिया है लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इजी टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, तो गति के नियम, जिनको आप हिंदी में बोल सकते हैं गति के नियम। तो वो तीनों जो लॉज ऑफ मोशन है वो फोर्स के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि तो सबसे पहले नाम भी इनके गिनती की तरह ही है सब कुछ। जैसे कि पहला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि जब तक आप किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो, जब तक उस पर बाहरी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। ये एक नियम है, ये देखने में भी मिलता है। जैसे कि एक किताब आपके सामने पड़ी है और आपका पढ़ने का मन नहीं है तो वो वैसी पड़ी रहेगी। आपका पढ़ने का मन करेगा तो आप उसको उठाओगे, और जब उठाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए आप उस चीज़ को उठा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है वो पड़ी रहेगी, जब तक आप उसमें कोई बल नहीं लगाए, फोर्स लगेंगे तो वो नहीं उठेगी। तो इसलिए ये जनरल देखने में आता है, पूरा लाइफ में हर जगह देखने में, इसलिए इनको लॉ बोल दिया गया है, लॉ बोल दिया गया है इनको, कि ये नियम है, ये होगा। इसको प्रूव करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, देखने वाली चीज़ें हैं, सब दिखती हैं और आप मतलब जनरल लाइफ में भी आप इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं आएगी। वो आ सकती है पर वो उसमें इसमें आपको ये मोटे मोटे पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह दिया गया है, ठीक है। तो अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी उसका एक करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और वो करेक्टरिस्टिक होती है करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वो है मास। तो द्रव्यमान जिसको बोल सकते हैं, ये द्रव्यमान, हाँ मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कुछ मास होता है, ठीक है, कुछ मास होता है। और उस मास की वजह से अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो हटेगी नहीं अपनी जगह से, वो हिल नहीं सकती, वो चल रही है तो चलती रहेगी। ऐसा क्यों? क्या चीज़ है वो जो उसको ऐसा करने से रोकती है, और वो किसकी वजह से है? तो वो जिसकी वजह से है वो यह है कि उस वस्तु के अंदर एक मास है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मास है, और इस मास की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से वो एक रेजिस्टेंस देती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, कि नहीं भाई मैं जहाँ पड़ी हूँ वहीं पड़ी रहूँगी, या मैं चल रही हूँ तो मैं चलती रहूँगी। तो दैट प्रॉपर्टी और दैट रेजिस्टेंस which is offered by an object, so that you are not able to change its state, is called inertia. सॉरी, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ है वैसी रहेगी, जिस भी स्थिति में, जिस भी स्टेट में, वो वहीं रहेगी। और ये प्रॉपर्टी इसके अंदर कहाँ से आती है? इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, मास की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट में मास नहीं है
अगर ऑब्जेक्ट में मास नहीं है तो वो नहीं होगा इनर्शिया। जैसे कि आप 9th क्लास के बच्चों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन आप लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट को बोला जाता है कि ये फोटोन से बनी हुई है, तो हम फोटोन को मासलेस पार्टिकल बोलते हैं। वो बस चलता ही रहता है, इट इज़ नेवर एट रेस्ट, वो चलता ही रहता है, मासलेस है। उसके अंदर शायद इनर्शिया नहीं है। ठीक है, तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो रजिस्ट करती है इसके मोशन को। ठीक, तो जो इस फोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं वह यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ मास है, उसकी वो करेक्टरिस्टिक है, और उस करेक्टरिस्टिक की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया क्या है? इनर्ट रहेगी। आप इसको ऐसे याद करें, इनर्ट, न्यूट्रल पड़ी है, बस जैसी है वैसी है, इनर्ट, कुछ नहीं होगा। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स, एंड दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स। जैसा पहला ये नियम गति का बताता है कि गति लाने के लिए या गति बदलने के लिए आपको एक बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, और इसी प्रकार मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, जैसे कि मान लीजिए आप, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, आप 18 साल से ऊपर है तो ज़रूर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 साल से ऊपर नहीं है तो आपको तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए चलाने का, और इवन सीखने का भी। ये भी एक आप काम कर सकते हैं। तो जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और मान लो आपको गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि जब तक आप, जैसे कि मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रही है, एक गति है इसमें। ठीक है, अगर आपको इसकी गति को, इसकी मोशन को बढ़ाना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, आप गाड़ी चला रहे हो उसकी स्पीड बढ़ानी, तो क्या करना पड़ता है? आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, उसको एक्सीलरेट करना पड़ता है, उसकी वजह से उसकी गति में बदलाव आता है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे चला रहे थे, तो आपने बढ़ा के उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो आपने उसकी गति, उसकी स्पीड बदल कर 20 से 40 कर दी। उसको एक्सीलरेट करके, एक्सीलरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है इस किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो चल रही है तो आप उसकी चलते हुए भी उसकी गति बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? उसके लिए आपको उसको एक्सीलरेट करने की जरूरत है, बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत है ज़्यादा, ताकि आप उसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो कि इसी से संबंधित है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हमने पहले लॉ में देख लिया कि कोई चीज़ मोशन में नहीं है तो उसको मोशन में कैसे लाया जाए या उसका मोशन कैसे बदला जाए। अब हमें पता लग गया कि कोई फोर्स लगाना पड़ेगा उसका मोशन बदलने के लिए। तो अब दूसरा लॉ जो है वो यही बताता है कि जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो बताता है कि जब आप किसी वस्तु पर बाहरी फोर्स लगाएंगे और उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, इसमें कुछ एक नई टर्म आई है मोमेंटम, उसको मैं अभी बताऊंगा। पहले हम लॉ देख लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खास बात है हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, कि आपको पहले घुसा दिया जाता है कि ये है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो मतलब ये भी आपको समझने की कोशिश है। तो ये क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए जैसा मैंने कहा था कि पहला लॉ बताता है कि किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। अब आपने फोर्स लगा दिया, चलो स्टेट बदल गई, तो क्या होगा? तो स्टेट बदलने से क्या होता है, वो ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव लाते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव लाते हैं अगर वो मोशन में है तो। ठीक है, ये मोशन से संबंधित है। यानी कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है रेस्ट पर, आप उसको एक स्पीड दे देते हैं तो वो आपने उसका मोमेंटम चेंज किया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब इसमें हमारे पास एक नई टर्म आई है, मोमेंटम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट के मास, यानी एक एक फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट के मास का और वेलोसिटी का। तो ये मोशन से संबंधित चीज है। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक मान लीजिए कोई एक मतलब कि छोटी बॉल पड़ी है, ठीक है, और आप उसको लात मारते हैं। ठीक है, छोटी बॉल है, आप उसको लात मारते हैं, उसका मास कम है बॉल का, आप उसको लात मारते हो, वो दूर जाएगी। अब कोई भारी बॉल रख दी जाए और आपको कहा जाए कि लात मारो, तो आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी, उसको उतनी स्पीड आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप उतना ही फोर्स लगाएंगे तो आप उसको उतनी स्पीड नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? कि जैसे मान लीजिए एक बॉल है m1 मास की, आपने इसको फोर्स लगाया तो आपने इसको गति दी। ये एक बॉल है मास m1 की और आपने इसको गति दी। ठीक है, और आपने एक फोर्स लगाया था, मान लीजिए F फोर्स लगाया आपने एक F फोर्स लगाया मास 1 के ऑब्जेक्ट में, और आपने वही फोर्स एक दूसरी बॉल पर लगाया जिसका मास ज़्यादा है, यानी कि m2 जो है वो m1 से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। और फोर्स जो है वो सेम है, आपने इक्वल फोर्स लगाया है, तो आप इसको कुछ गति देंगे, इसकी कुछ वेलोसिटी बन जाएगी, हम उसको v1 बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, और दूसरे वाले को v2 बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपने फोर्स बराबर लगाया है तो जो भारी वस्तु है उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। ठीक है, और जो कम मास की ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो यानी कि आपने क्या किया, तो मोशन के अंदर एक क्वांटिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये सब होता है, जिसका नाम हमने मोमेंटम दिया है। तो मोमेंटम कोई ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट के मास पर भी और वो किस स्पीड से चल रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई चल रहा है v1 वेलोसिटी, कोई v2 वेलोसिटी, आप सेम फोर्स लगाएं लेकिन एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो कम मास वाली की वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी m2 के मुकाबले। तो मोमेंटम यही बताता है। तो मोमेंटम describes this, that when an object is in motion and you apply a force, on what factors it depends then, कि आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज कर पाएंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। मास तो एक फिक्स क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी है जो बदलेगी, वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर मास की चीज़ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, तो आप कम फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी कम बढ़ेगी, लेकिन आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको मोमेंटम बोल दिया जाता है। और यही जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि कोई चीज़ जब मोशन में है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन द मोमेंटम विच इज चेंज्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट को चेंज डिनोट किया जाता है डेल्टा से, चेंज को, डिफरेंस, कि पहले क्या मोमेंटम था बाद में क्या मोमेंटम था। और मोमेंटम को जो है पी से डिनोट किया जाता है फिजिक्स में, पी से मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को,
तो ये लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा मोमेंटम की डेफिनेशन है क्या? मोमेंटम की डेफिनेशन है कि मोमेंटम इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये एक इक्वेशन मोमेंटम की है जो कि हमने स्केलर उसमें लिखी है। इसको अगर आप वेक्टर में लिखेंगे तो आप इस पे एरो लगा सकते हैं। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ये स्केलर और वेक्टर का भी हम एक लेक्चर में ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ लेक्चर शुरू करने के लिए ये शुरू किया है, तो हम फंडामेंटल भी ज़रूर एक बार करेंगे। तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो हमने वेक्टर में लिखा है, ठीक है। तो आप स्केलर में भी लिख सकते हैं। स्केलर वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूजफुलनेस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या पता लग सकता है हमको? सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन टेल अस अबाउट द फोर्स, ठीक है। क्योंकि फोर्स आप कैसे मेजर करेंगे? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक फ्रीडम देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फोर्स को मेजर कर सकें। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, वो कैसे? वो यहां से, अगर आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है और वेलोसिटी पता है, आप उसको चेंज कीजिए, मोमेंटम दीजिए, और जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा वो फोर्स के बराबर है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है। ये इनिशियल कंडीशन होगी, ठीक है। इनिशियल यानी प्रारंभिक, फोर्स लगाने से पहले। और जब आपने फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाते हैं, तब इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी? मास तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v। तो आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p1 इज इक्वल टू m इंटू यू। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जिसको आप pf भी लिख सकते हैं, p2। ये डेजिग्नेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, mv, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो p1 इज इक्वल टू mu और p2 इज इक्वल टू mv। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे p2 माइनस p1। ये तो चेंज आया, ये रेट ऑफ चेंज नहीं है, ध्यान रखिए, ये हम चेंज देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू, और जो कि क्या है? एम वी माइनस यू, ठीक है। तो ये हुआ चेंज, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा, ये P2 माइनस P1 हुआ, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट की बात हो रही है कि टाइम के साथ, कि टाइम के साथ इसका क्या संबंध है, तो इसलिए उसमें रेट लगा दिया गया है। अगर मैं खाली चेंज ऑफ मोमेंटम बोलूँ तो ये मेरे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया कि मोमेंटम में कितना चेंज आया। लेकिन जब हम रेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समय के साथ उसमें कैसे चेंज आया। सो उस चीज़ को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा जाए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। मान लीजिए वो जो फोर्स हमने लगाया था उस ऑब्जेक्ट पर, उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए वो T टाइम के लिए लगाया था। तो T क्या है? टाइम है। तो ये क्या बन जाएगा? दोनों तरफ T से, तो अगर हम P2 माइनस P1 को इसमें रखेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा? एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको?
हाँ, आपने बिल्कुल सही सही सोचा। तो ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ए इज एक्सीलरेशन। जब हम एक लेक्चर में फंडामेंटल्स भी बनाऊंगा तब हम उसमें और डिटेल में बता देंगे कि एक्सीलरेशन क्या है, पर अभी आपको ये देखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया? डेल्टा पी आ गया हमारे पास एम ए के बराबर, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फ्रॉम सेकेंड लॉ कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जब आप इस सब में ये चीज रखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, तब आपको क्या मिलता है? इसमें डालेंगे हम तो जो F आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए आता है। ठीक है, जो कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लिख देते हैं, M A के बराबर हो जाता है। और इसमें फोर्स की यूनिट को ऐसे लिया जाता है कि K की वैल्यू 1 मानी जाए। मतलब फोर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो कि मुझे बड़ी बेतुकी बात लगती है, क्योंकि ये तो घोटने वाली बात होगी, लेकिन हम समझने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं इस लॉ को सीधे से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, वो सोचने का विषय है, वो सोचिए आप सोचिए ऐसा क्यों नहीं लिखते। जब के की वैल्यू 1 ही लेनी है तो मेरे लिए फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए आ गया, मैं उसकी यूनिट भी अपने आप डिफाइन हो जाएगी, हमें सब अजम्पशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सोचिए आप सोचिए और मुझे भी बताएं, और हम आपस में इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फोर्स एम ए के बराबर आता है कब? जब हम के को 1 ले लेंगे। तो यहाँ से आप फोर्स मेजर कर सकते हैं, तो आप फोर्स यहाँ से मेजर कर सकते हैं सेकेंड लॉ से। ये फायदा सेकेंड लॉ का है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि आप एक्सीलरेशन मेजर करें, आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है तो आप फोर्स बता सकते हैं कि कितना लगा है। और ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, आप कार चलाते हैं, आपने इंजन में देखा होगा कि इसमें कितना बल है, हॉर्स पावर मोटर का, ऐसे ही तो बताया जाता है कि आप उसको कितनी देर में कितना गति दे पा रहे हैं, कितने एक्सीलरेट कर पा रहे हैं, और वहीं से उसकी पावर पता लगती है। ठीक है, आप सोचिए, तो ये इक्वेशन बहुत यूज़ होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जब आप मोटर वगैरह बनाएंगे तो ये चीज़ बहुत यूज़ होने वाली है, और ये चीज़ हमारे आगे भी आने वाली है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन या ग्रेविटेशन मोशन की बात करेंगे। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्सीलरेशन के साथ। तो जब हमें पता लग गया कि फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो आप यहाँ से फोर्स की यूनिट भी आराम से बता सकते हैं, वो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम में है, और मास को हम अगर एसआई यूनिट में लिखते हैं तो किलोग्राम है, और एक्सीलरेशन क्या होता है? वो वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको न्यूटन का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि वो न्यूटन महानुभाव ही थे जिन्होंने पहली बार बलों के बारे में बताया और ये बताया। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो ऐसी बात नहीं है। हमारे इधर आचार्य ऋषि मुनियों ने पहले ही बल के बारे में बता दिया था, और उसके अब मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस भी दूंगा। ठीक है, तो आप कभी ये मत सोचिए कि न्यूटन की कार्रवाई है, ये हमारे देश में बहुत पहले हो चुका है। तो आप एक बहुत बढ़िया देश में हैं जहाँ पे बहुत सारी साइंस की बातें हो चुकी हैं और उसको रिपीट किया जा रहा है बिना कोट के, बिना रेफरेंस दिए। तो एक तरह से मेरे हिसाब से प्लेगरिज्म हुआ है काफ़ी टाइम पहले। तो फोर्स की यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होगी? न्यूटन। फोर्स की क्या यूनिट है? न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स को हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है, और ये जो है यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इसके कंस्टिट्यूट्स में तो वो क्या हो जाएगा? मास और एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एसआई यूनिट में है, तो ये यूनिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड इसमें होती है। तो आप ऐसे, तो आपके न्यूमेरिकल भी इस तरह के बन सकते हैं। मैं एक लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे भी बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो इसके बाद हम चलते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि आप फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्स के 3 नियम हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका सीक्वेंस भी बताऊंगा कि ऐसे क्यों है, उसको पहला नियम क्यों नहीं बोला। अब आपको समझ भी आएगा, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। ये नंबरिंग कर दी गई, आप इसको भी फंडामेंटली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? वो ये बताता है कि क्या चीज़ है, कि कोई भी चीज़ मोशन में क्यों है, ठीक है। वो फर्स्ट लॉ है। और दूसरा लॉ क्या बताता है कि चलो आपको पता लग गया कि कोई भी चीज़ किसी मोशन में क्यों, और आप उसको कैसे बदल सकते हैं? फोर्स लगाकर बदल सकते हैं। चलिए, हमने फोर्स लगा दिया तो क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट पे? वो सेकंड लॉ बताता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, एंड विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मोशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसका रेट ऑफ मोमेंटम भी चेंज किया। तो मान लो दो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं और दोनों एक दूसरे के पास आती हैं या टकराती हैं, तो क्या होगा? ठीक है। या आपने किसी पे फोर्स लगाया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो क्या होता है? तो क्या सिर्फ आपने फोर्स लगाया? क्या दूसरे ऑब्जेक्ट ने आप पर फोर्स नहीं लगाया होगा? जब आप लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकती है। इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ये सिंपल सा एक लॉ है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एक्शन क्यों बोला, इसको फोर्स भी बोल सकते थे कि फॉर एवरी फोर्स देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, ये पहली टर्म आई है आपके सामने कि एक रिएक्शन होता है, एक एक्शन होता है तो उसका कोई रिएक्शन होगा, कि आपने एक्ट किया। जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपको एक्ट करना पड़ता है, वो करने के लिए यू हैव टू एक्ट। तो जब आप एक्ट करते हैं तो दूसरी वस्तु भी एक्ट करती है आप पर, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। इसको और किसी चीज़ से कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सिंपल लॉ है जो बताता है कि चलिए ठीक है, आपने कुछ एक्शन किया तो क्या हुआ। आपने किसी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज की, मोमेंटम चेंज किया तो क्या होगा, आपने कुछ एक्शन किया है। तो थर्ड लॉ यही बताता है, इसलिए इसका नंबर थर्ड पे आ जाता है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और एक है बी। तो ए ऑब्जेक्ट बी पर बल लगाती है, जिसको हम मान लीजिए एफ ए बी बोल देते हैं। तो ये ला ये बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगा रही है, तो उसी तरह बी ऑब्जेक्ट भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट बी पर एक्ट करेगी, उसी तरह से बी बॉडी भी ए बॉडी पर बल लगाएगी, जिसको फोर्स लगाएगी, जिसको एफ बी ए कहेगा। और वो क्या होगा? वो एक रिएक्शन होगा, ठीक है। वो एक रिएक्शन होगा, वो उसकी तरफ से रिएक्शन होगा, दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ से, ठीक है। आपने कुछ किया तो उसका रिएक्शन, उसको, उस बॉडी को रिएक्शन में, एक्शन से एक रिएक्शन भी होता है। तो इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये आज जो है इस लेक्चर के लिए इतना ही, कि तीनों लॉ की बात करनी थी हमको, कि फोर्स जो है क्या होता है, और फोर्स कब आता है? जब कोई मोशन होता है, इसलिए फोर्स को पहले डिफाइन किया गया, और मोशन को उससे पहले बताया गया कि मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो मैंने नहीं लिया, मैं फोर्स के बारे में बात करना चाहता था। मोशन का चैप्टर अलग से कवर किया जाएगा। तो मोशन को जानने के बाद, तो मोशन, कोई चीज़ मोशन में क्यों है, इसलिए मैंने शुरू से पहले ही किया, क्योंकि ये पहली चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का एक अलग चैप्टर, और उसके बाद मोशन के बारे में बताना चाहिए। तो फोर्स जो है किसी भी चीज़ को मोशन में लाता है या मोशन को रोकता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आया होगा, और मैं इसके ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल सोल्विंग टेक्निक्स भी मैं अपने लेक्चर्स में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के में, किसी भी हायर लेवल कम्पिटिटिव में थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं और मैं उनको क्लियर भी कर पाया हूँ। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप साइंस में हैं तो आप मैथ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप साइंस में हैं तो आप मैथ को छोड़ नहीं सकते, आपको मैथ भी समझना पड़ेगा, आपको मैथ भी आना चाहिए। बिना मैथ के फिजिक्स या केमिस्ट्री बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ जो है वो एक्सप्रेशन है। मैथ क्या है? मैथ इज एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द साइंस और एक्सप्रेस द नॉलेज यू है, उसको मैथ बोलते हैं। वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले लेक्चर में मोशन फोर्स, अलग अलग फोर्स के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। ओ